हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है। ओके, सो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन का अगर वो वीडियो आपने देखा नहीं है तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हैं। ओके, और आज मैं आपको सर्कुलर मोशन इन डिटेल पढ़ाने वाली हूँ। सो सर्कुलर मोशन क्या होता है, रिकॉल कीजिए वो डेफिनेशन। सर्कुलर मोशन होता है मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। ओके, सो यहाँ पे जब भी हम कोई मोशन स्टडी करते हैं तो हमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज पता होनी चाहिए। इमेजिन करो कि आप लीनियर मोशन डिस्कस कर रहे हो या तो लीनियर मोशन स्टडी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मोशन मतलब क्या कि पोजीशन चेंज होता है पार्टिकल का, एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है, तो आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। दूसरा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उस ऑब्जेक्ट ने, या तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको क्लास 11th का कुछ याद नहीं आ रहा है, या तो आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, आप भूल गए हो, तो इसलिए मैं आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन डिटेल पढ़ाती हूँ। सो क्या होता है डिस्टेंस, कि इमेजिन करो ये एक लड़की है, ये ईस्ट डायरेक्शन में 100 मीटर वॉक करती है। ओके, अभी यहाँ से वो टर्न करती है और वेस्ट डायरेक्शन में 30 मीटर वॉक करती है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस कंसिडर करें कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, तो ये 100 मीटर प्लस ये 30 मीटर, सो टोटल डिस्टेंस हो गया 100 प्लस 30, 130, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर हम उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखते हैं तो दोनों में कितना डिफरेंस है, या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है ये दो पोजीशंस में, तो ये 100 और ये 70, ऑब्वियसली हम सब ट्रैक करेंगे, एक ही लाइन पे चल रही थी वो, तो वो हो जाएगा 70 मीटर। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, उस लड़की का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 70 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, सेम आपको मैं और एक एग्जांपल देती हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, कि सपोज यही लड़की अगर यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में अगर वो चलती है और इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में उसने 3 मीटर कवर किया है, उसके बाद वो नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, डायरेक्शन उसने चेंज कर दिया अभी, है ना, और यहाँ पे वो 4 मीटर वॉक करती है, ये 3 और ये 4, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3 प्लस 4, वो हो गया 7 मीटर। यहाँ पे हमने डायरेक्शन कंसिडर की क्या ऐड करते वक्त, तो नहीं, हम डायरेक्शन नहीं कंसिडर करते, जो भी ट्रैवल किया है सब ऐड करते हैं, तो वो हम उसे कहते हैं डिस्टेंस। लेकिन अगर हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ये है उसका इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन, इनके बीच का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम देखते हैं, शॉर्टेस्ट, तो वो है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वो हो गया 25, उसका स्क्वायर रूट मतलब 5 मीटर। यहाँ पे मैंने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेंट मुझे मिला है 5 मीटर। अभी यहाँ पे देखिए, अगर वो लड़की अगर चलती है तो यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, या तो फिर वो ऐसे सर्कुलर पाथ में भी मूव कर सकती है, या फिर ऐसे स्टेप्स में रैंडम मोशन परफॉर्म करते वक्त कैसे भी यहाँ तक पहुंच सकती है। तो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम है, लेकिन जब वो मूव कर रही है तो वो अलग अलग वे से जा रही है। सपोज अगर हम एक जगह से, सपोज पुणे से अगर हम मुंबई जा रहे हैं, तो पुणे और मुंबई में जाने के लिए हमारे पास अलग अलग मीन्स वेज होते हैं, लेकिन पुणे और मुंबई से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है पुणे और मुंबई में, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो क्या है डिस्टेंस, सो डिस्टेंस है डिस्टेंस है द लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट है
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सिर्फ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट काफी है क्या कोई भी मोशन डिस्क्राइब करने के लिए? तो नहीं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होता है तो फास्ट मूव हो रहा है या स्लो मूव हो रहा है, ये भी हम बोलते हैं, है ना, कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, वो भी बहुत मैटर करता है। इसलिए हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट कितने फास्ट या तो स्लो चेंज हुआ, कितने टाइम में चेंज हुआ, अगर हम वो कंसिडर करते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग विथ टाइम, रेट, फिजिक्स में रेट मतलब टाइम होता है, ओके। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो भी डिस्प्लेसमेंट है, जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसको अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम उसे कहते हैं वेलोसिटी। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ओके। और एक दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करो कि आप कार से ट्रैवल कर रहे हो, अचानक से कोई सामने ऑब्स्टेकल आ जाता है, तो आप सडनली क्या करते हो कि वेलोसिटी आप कम कर देते हो, है ना। कार पहले बहुत फास्ट मूव हो रही थी, वेलोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा थी, और सडनली आप उसकी वेलोसिटी कम कर देते हो, तो वहाँ पे आपने वेलोसिटी चेंज किया, ओके, वेलोसिटी चेंज किया। लेकिन उसमें भी अगर आप टाइम फैक्टर कंसिडर करते हैं कि जो वेलोसिटी चेंज हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है, राइट, तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन, ओके। सो फॉर एग्जांपल कि अगर पहले वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, बाद में 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, और इसके लिए उसको जो टाइम लगा है अगर वो 5 सेकेंड्स है, तो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। लेकिन वही वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, वही चेंज जो हुआ है अगर वो सिर्फ 1 सेकेंड में हो गया, तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ज्यादा है, वो होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ओके। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पहले जो वेलोसिटी थी वो u थी, जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो v हो गई, और जो टाइम जिसमें वो चेंज हुआ है वो क्या है, t। तो एक्सेलरेशन हो गया v माइनस यू अपॉन टी। ऐसा यूनिट क्या है इसका, जो वेलोसिटी का यूनिट है उसको टाइम से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज हम लीनियर मोशन में डिस्कस करते हैं, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज हम एंगुलर मोशन या तो सर्कुलर मोशन में भी कंसिडर करते हैं। सो क्या है सर्कुलर मोशन में यूज करने वाली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज? सो जैसे हमने लीनियर में पहले पोजीशन देखी थी, तो सर्कुलर मोशन में भी पहले आता है पोजीशन, उसे हम कहते हैं एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग अ रेडियस वेक्टर। हम रेडियस वेक्टर यूज करते हैं यहाँ पे। क्या होता है ये रेडियस वेक्टर? सो रेडियस वेक्टर होता है अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ओके। सो यहाँ पे कंसिडर करो कि ये है सर्कल, ये है सर्कल का सेंटर, और ये है एक्स और वाई एक्सिस। कोई भी पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम लगती है, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशनल। जो ओरिजिन है, ओके, उसे हमने सेंटर ऑफ सर्कल एज्यूम किया है। सेंटर ऑफ सर्कल इज नथिंग बट ओरिजिन। तो कंसिडर कीजिए कि पहले पार्टिकल ए पोजीशन पे है, ओके। सो यहाँ पे सेंटर से पार्टिकल के पोजीशन तक जो वेक्टर हमने ड्रॉ किया है उसे हम कहते हैं रेडियस वेक्टर, ओके। ये ओ ए, ये ओ है, ओ ए ये है पोजीशन वेक्टर, या तो उसे हम रेडियस वेक्टर भी कहते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि यही पार्टिकल अगर टाइम t में ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ट्रैवल करता है। कहाँ से? ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ट्रैवल करता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये जो है ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे लीनियर में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होता है,
सर्कुलर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि इसमें हमने रेडियस वेक्टर ने, ये जो रेडियस वेक्टर है उसने कितना एंगल डिस्क्राइब किया, यहाँ से यहाँ तक जब वो रेडियस वेक्टर मूव हुआ, पहले यहाँ पे पार्टिकल था तो ये था पोजीशन वेक्टर, अभी पार्टिकल यहाँ पे है तो ये है पोजीशन वेक्टर। सो यहाँ इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कितना एंगल है उसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम जो यूज करते हैं उसके लिए हम लेटर थीटा यूज करते हैं। एंगल के लिए आप थीटा यूज कर सकते हो या फाई यूज कर सकते हो। एसआई यूनिट होता है उसका रेडियन, या तो सिंबल में अगर आप एसआई यूनिट लिखना चाहते हो तो आरएडी लिख सकते हो। डायमेंशंस क्या होते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के? देखिए एंगल तो डायमेंशनलेस है, एंगल को कोई डायमेंशंस नहीं रहते, मास, लेंथ, टाइम, फंडामेंटल कुछ भी क्वांटिटी नहीं रहती है, इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप ले लो, जेई, नीट, सीईटी, उसमें मिनिमम एक क्वेश्चन तो डायमेंशंस पे आता ही है, तो आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस पता होने चाहिए। ओके, सो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है? ऑब्वियसली ये क्या है? वेक्टर। सो वेक्टर के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट की और वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपको एक साथ ही बताती हूँ। डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर वेलोसिटी मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इमेजिन करो ये है सर्कल और पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे क्लॉक मूव होता है, ये है क्लॉक का मोशन का डायरेक्शन, उसके अपोजिट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये है सेंटर सर्कल का। सो इनिशियली पार्टिकल जो है वो इस पोजीशन पे है। ओके, यहाँ पे पार्टिकल है ए पोजीशन पे और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा आई। बाद में वो ए पोजीशन से मूव करता है बी पोजीशन तक, तो उसका फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा एफ। देखिए इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है थीटा आई, ये फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है थीटा एफ। सो डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ उसका, कितने टाइम में हुआ? टी टाइम में। इसीलिए हम एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूला लिख सकते हैं थीटा एफ माइनस थीटा आई अपॉन टी। अगर हम दो एंगल्स नहीं कंसिडर करना चाहते तो डायरेक्टली हम बी ओ ए, ये डायरेक्ट इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है ये डायरेक्टली ये कंसिडर करते हैं तो हम उसे थीटा कह सकते हैं। ओके, सो एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अभी इसका भी एसआई यूनिट आपको पता होना चाहिए। सो एसआई यूनिट है उसका रेडियन पर सेकंड। देखिए थीटा बाई टी, थीटा रेडियन, टाइम सेकेंड्स, सो एसआई यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशंस होंगे क्या इस एंगुलर वेलोसिटी को? डायमेंशंस होंगे क्या लगता है आपको? ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को। यहाँ पे थीटा डायमेंशन लेस है, कुछ डायमेंशंस नहीं है, तो ओमेगा को डायमेंशंस होंगे क्या? तो आंसर है हाँ, डायमेंशंस है। तो क्या है डायमेंशंस इसके? थीटा को डायमेंशंस नहीं है लेकिन टाइम को डायमेंशंस है, तो इसीलिए ये डायमेंशन लेस, लेकिन टाइम का डायमेंशन है टी रेज टू -1, रेडियन पर सेकेंड है ना, टी रेज टू -1। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि वेक्टर डायरेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या तो एंगुलर वेलोसिटी, दोनों की डायरेक्शन सेम ही रहती है। सो कैसे डिटरमाइन करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन? यहाँ पे हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं कि अगर आपने आपका राइट हैंड के फिंगर्स कर्ल किए और थंब स्ट्रेच किया है, तो जिस डायरेक्शन में आपके कर्ल फिंगर्स इंडिकेट करते हैं, सपोज कर्ल फिंगर्स अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे है, ये देखिए यहाँ पे
ये एंटी क्लॉकवाइज फिंगर से, राइट। मतलब पार्टिकल जब ऐसे मूव करता है तो जो वेलोसिटी रहती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। सो पार्टिकल जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है ऐसे, तो एंगुलर वेलोसिटी होती है अपवर्ड डायरेक्शन में। और उसी समय अगर वो क्लॉकवाइज मूव करता है, सपोज यहाँ पे ये जो पार्टिकल है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो जब पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव करता है तो एंगुलर वेलोसिटी होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप खुद ये ट्राई कर सकते हो, आप समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप क्या करो कि राइट हैंड के फिंगर्स कर्ल करो और थंब स्ट्रेच करो। तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स इंडिकेट करते हैं वो है पार्टिकल का डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में थंब का डायरेक्शन है वो है वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। अभी इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी के कुछ और फॉर्मूले मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे पहले पार्टिकल बी पोजीशन पे था, सो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था θ1, ओके। उसके बाद उसका पोजीशन चेंज हो गया और उसका फाइनल पोजीशन अभी सी है, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो गया। अभी उसका फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है θ2। तो हम अगर यहाँ पे चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, ओके, फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो वो होता है डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1, दैट इज रेडियन, ओके। उसके बाद एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज मतलब सेम एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन अगर आप एक पूरे इंटरवल में कंसिडर करते हो, मतलब 1 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक, 1 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक उसका वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है टोटल, इन टोटल कितना चेंज हुआ है, वो अगर कंसिडर करते हैं तो वो होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे उसका टोटल एंगुलर वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो गया एवरेज। लेकिन अगर कोई बोलता है कि नहीं, यहाँ पे जब पार्टिकल बी पॉइंट पे है तो मुझे उसका एंगुलर वेलोसिटी पता करना है कि यहाँ पे इस पोजीशन पे, इस पॉइंट बी पे एट दैट इंस्टेंट क्या है उसका एंगुलर वेलोसिटी, तो उसे हम कहते हैं इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। सो इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के लिए उसी मोमेंट पे हमें कंसिडर करना है, तो टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 0, नो इन टाइम इंटरवल की 1 सेकंड और 2 सेकंड नहीं, एट 1 सेकंड, ओके, एट दैट इंस्टेंट कि कितना है उसका वेलोसिटी। सो उसे हम कहते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इंस्टैंटेनियस के लिए ये फॉर्मूला है और एवरेज के लिए ये फॉर्मूला है। यूनिट दोनों जगह पे सेम ही रहता है, रेडियन पर सेकेंड। सो वेलोसिटी के बाद आता है एक्सेलरेशन। सो जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है वैसे ही होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर का डेफिनेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है या तो डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। देखिए हमने सिर्फ एंगुलर वर्ड इस्तेमाल किया है यहाँ पे अलग से, ओके, ये एंगुलर वर्ड हमने अलग से इस्तेमाल किया है, या तो पूरा डेफिनेशन लीनियर जैसा ही है। उसके बाद यहाँ पे कंसिडर करो कि पार्टिकल जब ए पॉइंट पे है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट। वहाँ से अगर वो ट्रैवल करता है दूसरे पोजीशन तक तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे जब टाइम 0 था, जब हमने मोशन स्टडी करना स्टार्ट नहीं किया था, तो वहाँ पे उसका एंगुलर वेलोसिटी था ओमेगा नॉट। जब टाइम t इज इक्वल टू टी हो गया तो उसका एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा, चेंज हुआ ना एंगुलर वेलोसिटी, सो उसे हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। उसका फॉर्मूला होगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन कितने टाइम में चेंज हुआ, टी टाइम में।
यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लगते हैं। न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट नहीं होते, एक्चुअली न्यूमेरिकल्स में आप बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं आपको, या तो न्यूमेरिकल्स गलत होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे थियरी में हमें हमारा एक भी पॉइंट मिस हो गया तो हमारे मार्क्स वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में अगर आपने फॉर्मूला लिखा है करेक्टली, वैल्यू सब्सटीट्यूट किए, तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स उसमें ज़रूर मिलते हैं, है ना। करेक्ट फॉर्मूला और सब्सटीट्यूशन के मार्क्स मिलते हैं आपको। लेकिन थियोरी में कैसा होता है कि थियोरी में आपको सब डिटेल में लिखना पड़ता है, हर एक पॉइंट लिखना पड़ता है, तब आपको पॉइंट सब मार्क्स मिलते हैं उसके। फाइन। तो क्यों न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लगते हैं? क्योंकि उनको हर एक फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल नहीं पता होता है, सिर्फ रट्टा मारते हैं। चलो डेफिनेशन लर्न किया, डेरिवेशन लर्न किया, लर्न मत करो, उसको समझो, और जब तक समझ में ना आए तब तक बार बार पढ़ो उसको, तभी आपको फिजिक्स इजी जाएगा। ओके। सो यहाँ पे हर एक फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल आप ध्यान में रखो। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल हम यूज करते हैं अल्फा, ये अल्फा है। एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा, और टाइम का टी, टाइम का सबको पता होता है। अब आता है ऐसा यूनिट, अगर ये रेडियन पर सेकंड है तो रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशन हो जाएगा T⁻²। ये डायमेंशन लेस, दिस इज डायमेंशन लेस, और एस मतलब टाइम, टाइम का कैपिटल T⁻²। डायरेक्शन, अभी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं? यहाँ पे जो आपको रूल दिया है उसमें आपको बताया गया है कि जब पार्टिकल का रिवोल्यूशन का प्लेन सेम रहता है, रिवोल्यूशन प्लेन मतलब देखो ये है वर्टिकल प्लेन, ये है वर्टिकल प्लेन। फाइन। अगर पार्टिकल इस प्लेन में रोटेट कर रहा है ऐसे, तो ये वर्टिकल प्लेन है, ये कांस्टेंट है कि इसी प्लेन में ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, या तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल, जब तक उसका प्लेन कांस्टेंट रहता है, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल या तो फिर ऐसे स्लैंटिंग, जब तक उसका प्लेन कांस्टेंट रहता है तब तक हम उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता सकते हैं। कि एक रूल होता है कि जब प्लेन कांस्टेंट रहता है तो एंगुलर वेलोसिटी और डायरेक्शन दिस एक्सेलरेशन दोनों आइदर सेम डायरेक्शन में रहते हैं या तो अपोजिट। जब एंगुलर स्पीड बढ़ता है, एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस, अल्फा एंड ओमेगा आर इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पे जब स्पीड इंक्रीज हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, लेकिन जब पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो ओमेगा और अल्फा दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। ओके, अल्फा और ओमेगा, जिस डायरेक्शन में ओमेगा रहता है उसी डायरेक्शन में अल्फा रहता है अगर स्पीड इंक्रीज होता है। यही अगर ओमेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता और स्पीड इंक्रीज होता तो अल्फा भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता। लेकिन अगर स्पीड डिक्रीज होता है, स्पीड डिक्रीज होता है मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, वेलोसिटी के अपोजिट है। आप स्पीड कम कर रहे हो ना, मतलब उसके अपोजिट एक्सेलरेशन आप अप्लाई करते हो। ये साइन कन्वेंशन हम कब यूज करते हैं? जब प्लेन क्या रहता है रिवोल्यूशन का सेम, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये सेम रहता है तो ये कन्वेंशंस यूज करते हैं। अगर सेम नहीं रहता है तो फिर उसको दो कंपोनेंट आते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सपोज ये है अल्फा, ओके, और ये है ओमेगा। इनके बीच अगर एंगल थीटा आया और थीटा की वैल्यू जीरो भी नहीं है और पाई भी नहीं है, थीटा की वैल्यू क्या नहीं है, जीरो भी नहीं है और पाई मतलब 180 डिग्री, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, जीरो भी नहीं है और 180 भी नहीं है, उस समय पे हम कहते हैं कि ये जो अल्फा है इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट क्या करता है,
एंगुलर स्पीड इंक्रीज करता है, ये सेम डायरेक्शन में जो आया है, ओके। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिर क्या करता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस सर्कल का प्लेन चेंज करता है। सर्कल का सपोज ये पहले ऐसे रोटेट कर रहा है, अगर एक्सेलरेशन ऐसे हुआ तो ऐसे रोटेट कर रहा है, थोड़ी देर बाद ऐसे रोटेट इस प्लेन में रोटेट करेगा, थोड़ी देर बाद इस प्लेन में रोटेट करेगा, ओके। सो ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। अभी इसके बाद आता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। क्या होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन? सो वो हमें अभी कैलकुलेट करना है। क्यों कैलकुलेट करना है? कि अगर आपको लीनियर वेलोसिटी पता हो और रेडियस पता हो सर्कल की, तो आप एंगुलर वेलोसिटी प्रिडिक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमने डायग्राम कंसिडर करते हैं। डायग्राम में पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है ऐसे। इनिशियली पार्टिकल की पोजीशन ए है, ओके, ये पार्टिकल की पोजीशन ए। यहाँ से वो टाइम टी में मूव करता है बी पोजीशन पे, ओके। उसका इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आई है इनिशियल, और फाइनल कितना है थीटा एफ, ये पूरा एंगल थीटा एफ और ये है थीटा आई। सो यही चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी है। कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल of center O and radius R in an anti-clockwise sense. Let the particle be at position A initially. In time t, it moves from position A to position B. V bar क्या है? V bar linear velocity है, linear tangential velocity. ओमेगा बार क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, ये ऐसे परपेंडिकुलर रहेगी उसको। आर बार क्या है? तो रेडियस है, यहाँ पे आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। डेल्टा एस बार है लेंथ ऑफ आर्क। आर्क मतलब सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स ज्वाइन करने वाला सेगमेंट। ये ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों ज्वाइन करने वाला ये जो सेगमेंट है ना, उसे हम कहते हैं आर्क, ये आर्क। सो ये आर्क का लेंथ कितना है? डेल्टा एस बार। इसे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। डेल्टा थीटा क्या हुआ अभी हमारा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले थीटा एफ था, सॉरी पहले थीटा आई था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बाद में थीटा एफ हो गया, तो चेंज कितना हुआ? डेल्टा थीटा। ये हो गया चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो पहला हमारा फॉर्मूला आता है लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला, इंस्टैंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। सो वी बार इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बार अपॉन डेल्टा टी। सो यहाँ पे हमने ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्यों लिया? कि अगर हम प्रीवियस स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पे अगर हम ये टाइम इंटरवल बहुत कम लेते हैं तभी ये स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। अगर ये हम टाइम इंटरवल बहुत कम लेते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन होगा। टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा लिया तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिखता है, इसीलिए हमने यहाँ पे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिखा है बहुत कम टाइम इंटरवल में। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बार अपॉन डेल्टा टी। नाउ बाय आर्क रूल, कि ये जो डेल्टा एस है इसकी वैल्यू हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, उसे हम कहते हैं आर्क रूल। सो क्या होता है आर्क रूल? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस, या तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। फाइन। सो ये हम यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने वेक्टर नोटेशन लिया है ना, तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा थीटा क्रॉस आर होना चाहिए। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि अगर वेक्टर प्रोडक्ट में हम सीक्वेंस चेंज करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट में अगर सीक्वेंस चेंज करते हैं तो आंसर सेम नहीं रहता है, वहाँ पे माइनस साइन आ जाता है ना। तो इसीलिए सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इन दो इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें, ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस की जगह पे हमने लिखा डेल्टा थीटा क्रॉस आर, डेल्टा एस की जगह पे डेल्टा थीटा क्रॉस आर, और ये डेल्टा टी एज इट इज।
लेकिन यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू हमने इसके पहले प्रीवियस स्लाइड में देखा, ये क्या है, ओमेगा है, इतना वैल्यू है ना, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। सो अगर उसको हमने ओमेगा सब्स्टिट्यूट किया तो वी बार का रिलेशन हमें मिलेगा, वी बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। ओके, वी बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। ये फॉर्मूला आपको आगे यूज करना है, आप अच्छे से ध्यान में रखिए, वी और आर ओमेगा का रिलेशन, वी इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। स्केलर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। स्केलर में कोई मतलब सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, आर लो, पहले आर लो या ओमेगा लो, इट रिमेन्स सेम। सिमिलरली हम एंगुलर एक्सेलरेशन का भी रिलेशन लिख सकते हैं स्केलर फॉर्म में, a इज इक्वल टू आर अल्फा, और वेक्टर फॉर्म में लिखा तो हो जाएगा a बार इज इक्वल टू अल्फा बार क्रॉस आर बार। ओके ओके, अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में एनालॉजी क्या है। एनालॉजी का मतलब होता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हम यूज कर रहे हैं, सब फिजिकल क्वांटिटीज का मीनिंग सेम है, मीनिंग इन द सेंस कि फंक्शन सेम है, दोनों क्वांटिटी सेम ही है, लेकिन सिर्फ उनका नाम अलग अलग है और कहीं कहीं पे फॉर्मूला भी अलग अलग है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप ट्यूशन को अगर जाते होगे तो ट्यूशन में अगर आपका रोल नंबर अलग है, स्कूल में रोल नंबर अलग है, कॉलेज में रोल नंबर अलग है, लेकिन आप है तो सेम ही इंसान, राइट। तो सिमिलरली क्वांटिटी तो सेम ही है लेकिन सिंबल्स अलग अलग है। ओके, सो क्या है एनालॉजी बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर मोशन। सो ट्रांसलेशनल मोशन में जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, रोटेशनल मोशन में हम उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, ट्रांसलेशनल में डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एस सिंबल यूज करते हैं, यहाँ पे थीटा सिंबल यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही, लेकिन ये लीनियर है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है ऑब्जेक्ट, और ये एंगुलर है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। और एक्सेलरेशन ए यहाँ पे है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। सिंबल आपको भूलने नहीं है, वेलोसिटी का ओमेगा, एक्सेलरेशन का अल्फा। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और a इज इक्वल टू आर अल्फा। कितना सिंपल है देखिए, लीनियर के जो क्वांटिटी है, हमें लीनियर को हम एंगुलर में कब कन्वर्ट करते हैं, जब हम उसको रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी एंगुलर क्वांटिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई किया तो वो लीनियर में कन्वर्ट होती है। ओके, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा। अभी इसके बाद आपने काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़े होंगे कि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, टाइम कैलकुलेट करो, ऐसे न्यूमेरिकल्स आपने स्टडी किए होंगे क्लास 11 में। तो आपको वो सेम लीनियर मोशन के इक्वेशंस सर्कुलर मोशन में भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखिए ये एनालॉजी ध्यान में रखिए, v की जगह पे क्या यूज करना है हमें, ओमेगा, s की जगह पे थीटा, और a की जगह पे अल्फा। ये यूज करके ये इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, सो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, एस की जगह पे थीटा, v की जगह पे ओमेगा, सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। और थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि यहाँ पे जो भी फॉर्मूले या तो फिजिकल क्वांटिटीज हम सर्कुलर मोशन में यूज करते हैं इक्वेशंस, सेम फॉर्मूले या इक्वेशंस हम रोटेशनल मोशन में भी यूज कर सकते हैं। ओके, सर्कुलर मोशन में आगे आता है उसका नेक्स्ट टाइप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, तो क्या यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, सबका ड्रेस क्या होता है, सेम होता है। सो यहाँ पे यूनिफॉर्म का मीनिंग है सेम,
सेम या तो कांस्टेंट, है ना। सो सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल का हर पॉइंट पे स्पीड कांस्टेंट है, सपोज ए पॉइंट पे उसका स्पीड है va, ये वेलोसिटी है, हाँ, जब हम बार देते हैं तो वो वेलोसिटी होती है, लेकिन हम उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं तो वो स्पीड होता है। सो ए पॉइंट पे उसका स्पीड va है, बी पॉइंट पे vb है, सी पॉइंट पे vc है और डी पॉइंट पे vd है। हर एक पॉइंट पे उसका स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड मतलब इसका मैग्नीट्यूड, ओके। तो हम उस मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो ये है उसका डेफिनेशन, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग circumference of a circle with constant angular speed. Constant angular speed is known as uniform circular motion. So एग्जाम्पल क्या है इसका? So एक एग्जाम्पल है इसका, मोशन ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। सपोज जो मिनट हैंड होता है ऐसे, उसका जो टिप रहता है, टिप मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे, वो जो उसका जो मोशन रहता है वो सर्कुलर रहता है। हैंड का रोटेशनल मोशन रहता है, लेकिन टिप का सर्कुलर रहता है, एक ही पॉइंट अगर कंसिडर करते हैं तो वो हो जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिमिलरली आप अर्थ अराउंड सन, वो भी क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे देखिए स्पीड कांस्टेंट है उसका, राइट, पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन ये एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, स्पीड तो कांस्टेंट है, हाउ इट इज पॉसिबल? आपको लग रहा होगा ना कि स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड नहीं चेंज हो रहा है, बढ़ भी नहीं रहा है स्पीड, कम भी नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आया? सो मैं आपको आगे बताती हूँ कि एक्सेलरेशन कैसे होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर में एक्सेलरेशन क्यों होता है। सो व्हाई सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन? जब हम सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं तो हम उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ओके। मैंने बताया था ना कि ये बार अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये एरो, तो ये हो जाता है उसका डायरेक्शन, va बार मतलब वेलोसिटी। तो ये इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ऐसी है, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ऐसी है, इस पॉइंट पे ये है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, और इस पॉइंट पे ये है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हो तो हर पॉइंट पे उसका स्पीड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, ओके। और जो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में हम डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं और स्पीड भी कंसिडर करते हैं। स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम कहते हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको एक्सेलरेशन होगा, या तो हम कह सकते हैं सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। सो क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल मत भूलना, ये सिर्फ अभी नहीं, मतलब सिर्फ रोटेशनल मोशन डायनेमिक्स में नहीं, लेकिन आप पार्ट 2 में जब मैग्नेटिज्म स्टडी करने वाले हो उस टाइम पे भी आपको ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉर्मूला याद ही रखना है, ओके। यहाँ पे हम और एक फॉर्मूला कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हम V इज इक्वल टू आर ओमेगा अगर लेते हैं, V इज इक्वल टू आर ओमेगा लेते हैं और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फॉर्मूला में, तो हमें एक्सेलरेशन का और एक फॉर्मूला मिल जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, ओके। एक्सेलरेशन का और एक फॉर्मूला है आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आपने देखा कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे कुछ तो लिखा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिजिक्स में ना हर एक वर्ड बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, हर एक वर्ड का मीनिंग होता है, और जब हम ऐसे फास्टली रीड करते हैं ना तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम मिस कर देते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल क्यों लिखा है? सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर सीकिंग। इसका जो डायरेक्शन रहता है ना एक्सेलरेशन का, वो हमेशा टूवर्ड सेंटर रहता है, ओके। ये देखिए, ये जो एक्सेलरेशन है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये डायरेक्टेड है टूवर्ड्स सेंटर।
तो एक नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी इनके बीच क्या एंगल होता है, तो ये एंगल होता है 90 डिग्री। ओके, डोंट फॉरगेट दिस। लीनियर एक्सेलरेशन और सॉरी लीनियर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में क्या एंगल होता है सर्कुलर मोशन में, 90 डिग्री। ओके, अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत सारे बच्चे बहुत होशियार है, उन्होंने ऑलरेडी गेस किया होगा। यूनिफॉर्म मतलब स्पीड कांस्टेंट, तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पीड चेंज होगा, तो आप लोग करेक्ट है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब मोशन ऑफ अ पार्टिकल along circumference of circle with variable speed। ये स्पीड उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। मतलब अगर कोई भी सर्कल है, कोई भी पार्टिकल ऐसे वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, स्पीड भी। ओके, यहाँ पे इंटरमीडिएट रहेगा, मिडिल पोजीशन पे। यहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा, यहाँ पे स्पीड सबसे कम, यहाँ पे मीडियम स्पीड, तो हर एक पॉइंट पे स्पीड चेंज हो रहा है। जब स्पीड चेंज होता है तो हम उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बाद ये भी एक्सेलरेटेड मोशन है, तो सिंपल है, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड हो सकता है तो नॉन यूनिफॉर्म ऑब्वियसली क्या रहेगा, एक्सेलरेटेड ही रहेगा ना। सो ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। सो क्या है एक्सेलरेशन यहाँ पे, सो टोटल एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे AT प्लस AR। AT प्लस AR, AT मतलब टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों होता है, जब उसका एंगुलर स्पीड चेंज होता है तब हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लेते हैं। एंगुलर स्पीड चेंज हो रहा है इसलिए R अल्फा। ओके, और उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म के जैसा, तो इसीलिए V²R भी हम लेते हैं, V²/R सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, R अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ओके, सो R अल्फा प्लस V²/R। ध्यान में रखिए, ये जो एक्सेलरेशन रहता है R अल्फा, ये जो एक्सेलरेशन रहता है R अल्फा, ये स्पीड चेंज होने की वजह से है, और ये जो एक्सेलरेशन है V²/R, ये डायरेक्शन की वजह से है। सो आगे का जो पॉइंट है वो आपके सिलेबस में नहीं दिया है, सिलेबस में इन द सेंस टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसका यूज हो सकता है और आपको ये भी क्लियर होगा कि आपका ये जो टॉपिक है वो कितना अच्छे से प्रिपेयर हुआ है। सो देखिए, एक्सेलरेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। सो पहले हम कंसिडर करते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। तो स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है मतलब AT कितना हुआ, 0, और डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, तो रेडियल एक्सेलरेशन भी हुआ 0। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मतलब क्या, कि स्ट्रेट लाइन में मूव तो हो रहा है लेकिन स्पीड कांस्टेंट नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट नहीं है मतलब टेंजेंशियल 0 होगा क्या, स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो रहेगा, स्पीड उसका चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो। डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या, नहीं, लीनियर में मूव कर रहा है इसलिए रेडियल एक्सेलरेशन इसका 0 होगा। सो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, रेडियल एक्सेलरेशन 0 होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट, तो AT कितना हुआ, 0। AT मतलब ड्यू टू स्पीड, स्पीड कांस्टेंट तो AT 0। AR मतलब ड्यू टू डायरेक्शन, सर्कुलर A मतलब AR
नॉन जीरो, ए आर नॉन जीरो है, ए आर को कुछ तो वैल्यू रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू या तो निगेटिव वैल्यू। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पीड चेंज हो रहा है, तो एटी नॉन जीरो और ए आर भी नॉन जीरो। नॉन यूनिफॉर्म इसलिए एटी नॉन जीरो, सर्कुलर इसलिए ए आर नॉन जीरो। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज बताए सर्कुलर मोशन के, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, वेलोसिटी, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप डिटेल में भी पढ़ने वाले हो आगे आने वाले टॉपिक्स में, लेकिन जो भी आपने अब तक पढ़ा है, कैसे होता है ना कि आप जो पढ़ते हो आपको लगता है कि हाँ मुझे अभी समझ में आ गया, लेकिन बाद में जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो या तो एग्जाम में पेपर लिखते हो, तब आपको कुछ भी नहीं याद आता है, आपको लगता है अरे मैंने तो अच्छे से पढ़ाई की थी, अभी मैं कैसे भूल गया, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। उसका रीज़न ये होता है कि आपने खाली उसको लर्न किया होता है बिना समझे, ओके, और उसको रिवाइज भी नहीं करते। तो रिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आपको एक बार चेक करना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं है, वो आपको समझ में आया या नहीं आया। इसलिए हमारा नेक्स्ट ये जो लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का वो है कॉन्सेप्ट चेक, जिसमें मैं आपको 5 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ और उसके लिए मैं आपको कुछ समय भी देने वाली हूँ। आपको उस आंसर क्वेश्चन का आंसर मन में आपने सोचना है, या तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो कि क्वेश्चन का आंसर क्या था, और बाद में मैं आपको उसका करेक्ट आंसर भी बताऊंगी, तो आप चेक कर सकते हो कि आपको कितना समझ में आया या कितना समझ में नहीं आया। अगर आपको 5 में से 5 सवाल अच्छे से आए, करेक्टली आए, मतलब आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, आपको इस पे कोई भी क्वेश्चन आने दो आप सॉल्व कर पाते हो। लेकिन अगर आपको 5 में से 2 या उससे कम नंबर आते हैं तो आपको ये वीडियो फिर से देखना पड़ेगा, और जो भी टॉपिक में आपने मतलब गड़बड़ी की है या तो समझ में नहीं आया है या तो क्वेश्चन गलत किया है, एटलीस्ट वो पार्ट फिर से देखो और समझो कि आपने आपने क्या गलती की थी, कि आपने वो फॉर्मूला ऐसे क्यों लिखा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला हमारा कॉन्सेप्ट चेक का क्वेश्चन है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन इज, और ये है आपके ऑप्शंस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्कुलर मोशन इज डायमेंशनल क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और यूनिटलेस क्वांटिटी। क्या लगता है आपको चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सोचो। ओके, सो आपका करेक्ट ऑप्शन है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, सो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ध्यान में रखिए, डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डायमेंशंस नहीं होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, इज मेजर्ड इन, और आपके ऑप्शन है मीटर, सेकेंड, रेडियन, स्टे रेडियन। मीटर, सेकेंड, रेडियन, स्टे रेडियन। क्या लगता है? मीटर हो सकता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीटर हो सकता है, या सेकेंड हो सकता है, या तो फिर रेडियन हो सकता है, या स्टे रेडियन हो सकता है। सोचो तो कौन सा ऑप्शन रहेगा करेक्ट। आपका करेक्ट ऑप्शन है रेडियन। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन रेडियन। तो ये क्या है भाई? स्टे रेडियन। स्टे रेडियन मतलब ये है सॉलिड एंगल के लिए, हम सर्कुलर मोशन में सॉलिड एंगल नहीं मेजर करते, ओके, प्लेन एंगल मेजर करते। फाइन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a body moves with constant angular speed on a circle, magnitude of total acceleration is, और हमारे ऑप्शंस है v स्क्वायर बाय r, कांस्टेंट, जीरो, r ओमेगा। सो देखिए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? कांस्टेंट एंगुलर स्पीड मतलब यूसीएम। सो यूसीएम में टोटल एक्सेलरेशन कितना होता है? सोचिए इसके बारे में। करेक्ट आंसर है v स्क्वायर बाय r। नेक्स्ट है हमारा
Fourth question, the vector relation between linear velocity and angular velocity and radius vector is given by. इनके बीच का रिलेशन आपको लिखना है. लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर, इनके बीच क्या रिलेशन है वो आपको लिखना है. और आपके ऑप्शन है ये, v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार, v बार इज इक्वल टू आर बार प्लस ओमेगा बार, v बार इज इक्वल टू आर बार डॉट ओमेगा बार, और डी ऑप्शन है v बार इज इक्वल टू आर बार माइनस ओमेगा बार. कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें? ओके, आपने करेक्ट ऑप्शन सोच लिया. सो इसका करेक्ट आंसर है इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार. A particle in UCM possesses acceleration since, और उसके ऑप्शन है its linear speed changes continuously, both magnitude and direction of linear velocity change continuously, direction of linear velocity changes continuously, या तो its linear speed does not change continuously. सोचिए. ओके, आपने सोचा तो करेक्ट आंसर है डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली. स्पीड कांस्टेंट रहता है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है. बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज. देखिए यहाँ पे डायरेक्शन तो लिखा है लेकिन मैग्नीट्यूड भी लिखा है. मैग्नीट्यूड बदलता नहीं है यूसीएम में, इसलिए ये भी रॉन्ग ऑप्शन है. और लास्ट ऑप्शन है इट्स लीनियर स्पीड डज नॉट चेंज कंटिन्यूसली. ये है तो करेक्ट, लेकिन इसका रीजन नहीं है ना. स्पीड तो चेंज नहीं होता है लेकिन उसकी वजह से एक्सेलरेशन होता है, ये नहीं. करेक्ट आंसर क्या है कि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए उसको एक्सेलरेशन है. सो स्टूडेंट्स, आपको कितने मार्क्स मिले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए. और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए. इसका नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूसीएम या तो सर्कुलर मोशन, कोई भी सर्कुलर मोशन हम क्यों पढ़ते हैं, उसका कुछ यूज़ है या लाइफ में. सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है, डेरिवेशन देखना है, कहाँ पे यूज़ करते हैं क्या हम उसको. तो उसका आंसर है यस. इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन, सर्कुलर मोशन का रियल लाइफ एप्लीकेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ. उसका अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए. ओके, थैंक यू, बाय बाय.